नेक्स्ट हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर के बारे में। असेसमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर असिस्टेड बाय यूजिंग टू स्केल्स। फर्स्ट वन इज नॉर्टन स्केल, सेकंड वन इज ब्रैडन स्केल। जैसे जो भी हमारा बेड सोर होता है, प्रेशर अल्सर होता है, उसको असिस करने के लिए मेनली हमारे टू स्केल यूज़ किए जाते हैं। एक तो है आपका नॉर्टन स्केल, सेकंड है ब्रैडन स्केल। तो फर्स्टली हम बात करेंगे नॉर्टन स्केल के बारे में। दिस इज़ द फर्स्ट स्केल रिपोर्टेड इन 1962। जैसे जो आपका नॉर्टन स्केल है, जिसको हम आपका बेड सोर या जो प्रेशर अल्सर है उसको असिस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो उसका डेवलपमेंट किया गया था, जो उसको स्टार्टिंग में डेवलप किया गया था, वो आपका 1962 में डेवलप किया गया था। एंड इट स्कोर्स 5 रिस्क फैक्टर, यानी जो आपका नॉर्टन स्केल है इसके हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम स्कोरिंग अप्लाई करते हैं। फर्स्ट है आपका फिजिकल कंडीशन, सेकंड है मेंटल कंडीशन, थर्ड है एक्टिविटी, फोर्थ है मोबिलिटी एंड फिफ्थ है आपका इनकॉन्टिनेंस। एंड द टोटल स्कोर रेंज फ्रॉम 5 to 20। लोअर द स्कोर इंडिकेट्स आ हाई रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट। और ये जो नॉर्टन स्केल है इसका जो स्कोरिंग रेंज होता है हमारा 5 से 20 रहता है। जो इसका 5 स्कोर है वो आपका मिनिमम स्कोर रहता है, और जो आपका 20 है ये आपका हमारा जो मैक्सिमम स्कोर रहता है नॉर्टन स्केल का वो रहता है। ओके, इसके अलावा जितना हमारा जो स्कोरिंग है वो हमारा लो आएगा, कम आएगा, वो हमारे जो प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट होता है इसके हाई रिस्क को हमारा इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नॉर्टन स्केल है इसके जो कंपोनेंट है यानी जो डोमेन है, इसके जो रेटिंग्स होते हैं और स्कोर्स के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं जो फिजिकल कंडीशन है इसके बारे में। जैसे अगर जो फिजिकल कंडीशन है पेशेंट की वो हमारी गुड है, अच्छी है, तो उसको हम 4 स्कोर देते हैं। और अगर जो फिजिकल कंडीशन हमारी फेयर है तो इसे हम 3 स्कोरिंग देंगे। एंड पेशेंट की जो कंडीशन है वो आपकी पुअर है तो हम 2 स्कोर देते हैं। और जो पेशेंट की पेशेंट की जो कंडीशंस हैं वो हमारी वेरी बैड है तो हम 1 स्कोर पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो उसका सेकंड कंपोनेंट है, डोमेन है, वो आपका मेंटल कंडीशन। इसमें जो हम रेटिंग करेंगे, पहले हमारा जो अगर मान लो क्या है जो पेशेंट की मेंटल कंडीशन है या जो पेशेंट है वो अलर्ट है तो उसको हम 4 स्कोरिंग देते हैं। और पेशेंट हमारा एपैथिक है तो इसको हम 3 स्कोर देंगे। और पेशेंट हमारा कन्फ्यूज है तो इसको हम 2 स्कोर देंगे। और पेशेंट आपका स्टूपर है तो उसको हम 1 स्कोर्स में देते हैं। नेक्स्ट हम जो आपका डोमेन है यानी जो कंपोनेंट है वो है आपका एक्टिविटी। इसमें मान लो पेशेंट क्या है हमारा एम्बुलेट है तो इसको हम 4 स्कोर देते हैं। और जो पेशेंट है वॉक विथ हेल्प, यानी आपका किसी की हेल्प से आपका वॉक कर पा रहा है तो इसको हम 3 स्कोर देते हैं। और चेयर बाउंड से हमारा हमारा इसमें हमको देखने मिलता है इसका एक्टिविटी में तो हम 2 स्कोर देंगे। और पेशेंट क्या है कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, बेड फास्ट है, तो इसका हम 1 स्कोर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट की मोबिलिटी के बारे में। और पेशेंट की जो मोबिलिटी है वो कंटिन्यूसली ईजिली हमारा एक्टिविटी कर पा रहा है, मोबाइल कर पा रहा है, तो उसको हम आपका 4 स्कोर देते हैं। अगर जो पेशेंट की मोबिलिटी है स्लाइटली हमारी इम्पेयर्ड रहेगी तो उसको हम 3 स्कोर देंगे। और जो एक्टिविटी है, मोबिलिटी है, वो हमारी वेरी लिमिटेड है तो उसको हम 2 स्कोर देते हैं। और जो पेशेंट की मोबिलिटी है वो कम्प्लीटली इमोबाइल है, कोई भी आपका मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम 1 स्कोर देते हैं। और जो लास्ट डोमेन है उसके बारे में बात करते हैं, वो है आपका इनकॉन्टिनेंस। अगर जो पेशेंट का जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है वो नहीं हो रहा है, अब्सेंट है, तो उसको हम आपका 4 स्कोर देते हैं। और ओकेजनली पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहता है तो इसमें पेशेंट को 3 स्कोर देते हैं। और अगर मान लो पेशेंट यूजली आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उसमें प्रेजेंट है तो उसको हम 2 स्कोर देते हैं। और पेशेंट में आपका जो इनकॉन्टिनेंस है और साथ में फीकल मैटर भी आपका पास आउट कर रहा है तो उसको हम 1 स्कोर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं जो स्कोर है इसके इंटरप्रेटर्स के बारे में। मान लो जो पेशेंट है इसका जो स्कोर है वो आपका मोर देन 18 आ रहा है तो पेशेंट को हमारा लो रिस्क रहता है बेड सोर डेवलप होने का, यानी ये हमारा सेफ है। अगर जो पेशेंट की स्कोरिंग है वो 18 से 14 के बीच में है तो यह पेशेंट हमारा मीडियम रिस्क रहता है ऐसे को बेड सोर डेवलप होने का। अगर जो स्कोरिंग है वो आपका 14 to 10 आपका रहता है तो ऐसे पेशेंट्स को हमारा बेड सोर डेवलप होने का हाई रिस्क रहता है। अगर जो स्कोरिंग है हमारी लेस देन 10 है तो ऐसे पेशेंट हमारे वेरी हाई रिस्क रहते हैं बेड सोर डेवलप होने का। जैसे ये था हमारा नॉर्टन स्केल। नेक्स्ट स्केल था हमारा ब्रैडन स्केल। द ब्रैडन स्केल वॉज डेवलप्ड इन 1987। जैसे जो हमारा ब्रैडन स्केल था इसको हमारा 1987 में डेवलप किया गया था। एंड द ब्रैडन स्केल इज कंपोज्ड ऑफ 6 कंपोनेंट्स। और जो ब्रैडन स्केल है
इसमें जो हम असेसमेंट स्केल में जो आपका बेड सोर को असेस करते हैं उसके लिए हमारे 6 कंपोनेंट दिए गए हैं। फर्स्ट आपका है सेंसरी परसेप्शन, सेकंड है मॉइस्चर, थर्ड है आपका एक्टिविटी, फोर्थ है मोबिलिटी, फिफ्थ है न्यूट्रिशन एंड लास्ट है आपका फ्रिक्शन एंड शेयर। द टोटल स्कोर रेंज फ्रॉम 6 to 23. A lower score indicates a high risk chance of development of प्रेशर अल्सर। डिएसएन जो हमारा ब्रेडन स्केल होता है इसमें जो इसकी स्कोरिंग रेंज होती है वो आपकी 6 से 23 रहती है। और डिएसएन जो इसमें 6 से जो स्कोरिंग है ये आपकी इसमें मिनिमम हमारी स्कोरिंग रहती है, जबकि जो 23 हमारी जो स्कोरिंग है वो आपकी मैक्सिमम स्कोरिंग रहती है। और स्टूडेंट्स अगर मान लो जो आपका स्कोरिंग है जितना आपका कम रहेगा वो हमारा इसमें भी आपका हाई रिस्क प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। द ब्रेडन स्केल इज मोस्ट कॉमनली यूज असेसमेंट स्केल फॉर प्रेशर अल्सर रिस्क। जैसे जो आजकल हमारा जो मोस्टली जो यूज़ होने वाला स्केल है जिसको हम आपका बेड सोर के असेसमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हमारा मोस्टली यूज होने वाला स्केल है आपका ब्रेडन स्केल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ब्रेडन स्केल है इसके डोमेन्स, कंपोनेंट्स और उसके रेटिंग और इसके स्कोर्स के बारे में। तो फर्स्टली जो आपका जो डोमेन है वो आपका है सेंसरी परसेप्शन। जैसे अगर जो पेशेंट है उसके सेंसरी परसेप्शन में आपको कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं है तो इसको हम 4 स्कोर देते हैं। अगर सेंसरी परसेप्शन स्लाइटली हमारे क्या है लिमिटेड है तो ऐसे पेशेंट को हम 3 स्कोर प्रोवाइड करते हैं। अगर जो सेंसरी परसेप्शन है वो आपके वेरी लिमिटेड है तो हम 2 स्कोरिंग करेंगे। और अगर सेंसरी परसेप्शन हमारा कंप्लीटली लिमिटेड है तो ऐसे पेशेंट को हम 1 स्कोर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड डोमेन है मॉइस्चर। अगर रेयरली मॉइस्ट रहता है तो उसको हम 4 स्कोर देते हैं। ओकेजनली मॉइस्ट रहेगा तो उसे हम 3 स्कोर देंगे। एंड वेरी मॉइस्ट रहता है तो हम 2 स्कोर देते हैं। और कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट रहता है तो हमारा 1 स्कोर पेशेंट को हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम जो थर्ड डोमेन है उसके बारे में बात करते हैं। अगर पेशेंट की थर्ड डोमेन है आपका एक्टिविटी और पेशेंट फ्रिक्वेंटली वॉक करता है तो उसे हम 4 स्कोर प्रोवाइड करते हैं। और अगर पेशेंट हमारा ओकेजनली वॉक करता है तो उसको हम 3 स्कोर प्रोवाइड करते हैं। एंड चेयर फास्ट है पेशेंट तो हम उसको 2 स्कोर प्रोवाइड करेंगे। और बेड फास्ट है तो उसे हम 1 स्कोर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ डोमेन के बारे में। जो फोर्थ डोमेन है वो है आपका मोबिलिटी एबिलिटी। जैसे अगर जो पेशेंट है उसकी जो मोबिलिटी एबिलिटी है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन है तो उसको हम 4 स्कोर देते हैं। और स्लाइटली लिमिटेड है उसकी मोबिलिटी तो हम उसको 3 स्कोर प्रोवाइड करेंगे। और उसकी जो मोबिलिटी है वो आपकी वेरी लिमिटेड है तो ऐसे पेशेंट को हम 2 स्कोर प्रोवाइड करते हैं। और मान लो जो पेशेंट है उसकी जो मोबिलिटी एबिलिटी है वो आपकी कंप्लीटली इमोबाइल है, यानी कोई भी आपकी वो मोबिलिटी नहीं कर पा रहा है तो ऐसे पेशेंट को हम 1 स्कोर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फिफ्थ डोमेन है वो आपका है न्यूट्रिशन। और पेशेंट का जो न्यूट्रिशन है वो आपका एक्सलेंट है तो पेशेंट को हम 4 स्कोर प्रोवाइड करते हैं। और एडिक्वेट है तो ऐसे पेशेंट को हम 3 स्कोर प्रोवाइड करेंगे। और प्रोबेबली इनएडिक्वेट है तो ऐसे को हम आपका 2 स्कोर प्रोवाइड करते हैं। और जो आपका न्यूट्रिशन स्टेटस है वो आपका वेरी पुअर है तो ऐसे पेशेंट को हम 1 स्कोर प्रोवाइड करते हैं। और जो लास्ट डोमेन है वो है आपका फ्रिक्शन एंड शेयर। जैसे अगर जो फ्रिक्शन एंड शेयर है इसमें आपके नो अपरेंट प्रॉब्लम है तो हम 3 स्कोर प्रोवाइड करेंगे। और पोटेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो 2 स्कोर प्रोवाइड करेंगे। और प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे 1 स्कोर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका ब्रेडन स्केल है इसके प्रेशर स्कोर रिस्क के बारे में। जैसे अगर स्कोरिंग हमारी लेस देन 9 है तो ऐसे पेशेंट हमारे क्या रहते हैं वेरी हाई रिस्क ऑफ बेड सोर रहते हैं। ऐसे पेशेंट में आपका जो बेड सोर है वो ज़्यादा डेवलप होगा और चांसेस है वो होगा ही होगा। नेक्स्ट मान लो अगर जो स्कोरिंग है वो आपके 10 से 12 के बीच में है तो आपका हाई रिस्क ऑफ बेड सोर होगा। और अगर स्कोरिंग आपकी 13 से 14 है तो ये आपके मॉडरेट रिस्क ऑफ बेड सोर रहता है। और अगर स्कोरिंग आपकी 15 to 18 है तो माइल्ड रिस्क ऑफ बेड सोर रहेगा। अगर जो स्कोरिंग है ब्रेडन स्केल में वो मोर देन 19 आ रही है तो नो रिस्क ऑफ बेड सोर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेड सोर के प्रिवेंशन के बारे में। चेंज पोजिशन एवरी 2 आवर्स इन बेड एंड एवरी 15 मिनट्स इन चेयर। जैसे मान लो कोई पेशेंट है वो कंटिन्यूसली बेड रिटर्न है काफ़ी लॉन्ग टाइम से तो ऐसे पेशेंट में जो हमारी पोजीशन है उसको हमारा एवरी 2 आवर्स में चेंज करना चाहिए। अगर पेशेंट हमारा व्हील चेयर में है या चेयर में है तो ऐसे पेशेंट की जो पोजीशन है उसको एवरी 15 मिनट में हमको चेंज करना चाहिए। इसके अलावा
नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ प्रेशर रिलीविंग डिवाइस। इसके अलावा जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें प्रेशर को रिलीव करने के लिए हमको कुछ प्रेशर जो रिलीविंग डिवाइस होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ करना चाहिए ताकि जो प्रेशर है उसमें ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसमें प्रेशर ना पड़े और पेशेंट में जो आपका बेड सोर है उसके डेवलप होने के चांसेस कम हो। जैसे हम पिलो यूज़ कर सकते हैं प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए। इसके अलावा जो सेकंड है वो हमारा है कॉटनिंग, हम पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड है आपका एयर बैग जो मैट्रेस है और जो आपका वाटर बैग मैट्रेस है वो हमारा यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारे पेशेंट है उसके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उसमें से आपके प्रेशर को रिलीव कर सकें। नेक्स्ट जो आपका प्रिवेंशन है वो है आपका मसाज। ड्यूरेशन जो हमारा मसाजिंग होता है, इससे जो हमारा जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपका उसमें डायलेशन होता है, जिससे जो आपके सेल और टिश्यूज होते हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में इफेक्टिव अमाउंट में आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड मिलता है, जिससे आपकी जो सेल्स और टिश्यूज होती हैं उनके डेथ होने के चांसेस कम रहते हैं और बेड सोर से भी हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पाउडरिंग फॉर ड्राइनेस एंड मिनिमाइजिंग मॉइस्चर। इसके अलावा जो मॉइस्चर है इसको मिनिमाइज करने के लिए हम पेशेंट में पाउडरिंग कर सकते हैं और जो स्किन का जो एरिया है उसको हम थोड़ा ड्राई रख सकते हैं ताकि उसको बेड सोर से हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। ठीक है, यानी जो पेशेंट है उसमें हम जो बेड सोर है उसको प्रिवेंट करने के लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज यानी जो हमारी ROM एक्सरसाइज होती है उसको भी हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि जो पेशेंट है उसकी जो एक्टिविटी है कंटिन्यूसली रहे और पेशेंट में जो बेड सोर डेवलप होगा उसके चांसेस भी हमारे कम हो। तो फर्स्ट है मोबिलिटी इज अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज लेवल। इफ द पेशेंट इज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन बेड, a basic objectives will be to prevent the stiff joints, muscle weakness and main are the release the pressure from the one area। जैसा आपको पता ही है जो हमारी मोबिलिटी होती है ये हमारे बॉडी के एक्टिविटी और जो एक्सरसाइज है इसके लिए हमारा की फैक्टर रहता है। इसके अलावा यानी जो पेशेंट हमारे मोस्टली जो टाइम है वो अपना बेड में स्पेंड करते हैं, ठीक है, बेड रिडन है, वो अपना मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में जो हमारे इनके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं यानी जो मसल वीकनेस होता है, इसके अलावा जो उनकी जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहाँ से प्रेशर को रिलीज करने में के लिए हम क्या करते हैं पेशेंट को ROM एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उनका ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा रहे और जो पेशेंट की जो मूवमेंट्स हैं कंटिन्यूसली वो भी बने रहें। द फॉलोइंग आर द एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स अपर एंड लोअर लिम्ब एक्सरसाइज, neck and head rotation exercise to promote the circulation and to relieve the pressure from the pressure point। इसके अलावा हमारे कुछ एक्सरसाइज है जैसे हमारे अपर और जो लोअर लिम्स की एक्सरसाइज होती है, दोनों जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं इनकी एक्सरसाइज कराई जाती है पेशेंट को। इसके अलावा हम पेशेंट को नेक और हेड की एक्सरसाइज करा सकते हैं ताकि जो पेशेंट है उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर बना रहे। इसके अलावा जो पेशेंट की जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहाँ से जो पेशेंट का जो प्रेशर होता है उसको रिलीव करने के लिए भी हम आपका पेशेंट को ROM यानी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, यानी जो एक्सरसाइज हम कराते हैं तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने चाहिए। इट कैन बी डन इन द बेड विद द हेल्प ऑफ केयर गिवर एंड स्टाफ मेंबर। जैसे जो हमारी एक्सरसाइज होती है जो हमारे पेशेंट को प्रोवाइड करानी है यानी ROM एक्सरसाइज होती है, ये हमारी जो केयर गिवर होते हैं यानी जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वहाँ के, उनके द्वारा पेशेंट को बेड में भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। एंड इट इंक्लूड्स बोथ एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। और जो ये एक्सरसाइज होती है हमारे एक्टिव और आपका पैसिव दोनों रह सकती है। एंड एक्टिव एक्सरसाइज आर दोज विच पेशेंट कैन डू ऑन देयर ऑन एंड पैसिव एक्सरसाइज आर दोज विच आर परफॉर्म विद द असिस्टेंट ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको जो एक्टिव और जो पैसिव एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं जो एक्टिव एक्सरसाइज होता है ये ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें जो पेशेंट है वो एक्सरसाइज खुद के द्वारा कर सकता है। ठीक है, उसको किसी असिस्टेंट की नीड नहीं रहती है। लेकिन जो हम पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज जो परफॉर्म करवाते हैं तो पैसिव एक्सरसाइज उन पेशेंट को परफॉर्म करना चाहिए जो पेशेंट हमारे खुद से मूवमेंट नहीं कर पा रहे, खुद से एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ऐसे पेशेंट को हम एक असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो पेशेंट है वो अच्छे से एक्सरसाइज कर सके, यानी जो पेशेंट है उसको अदर पर्सन के द्वारा एक्सरसाइज कराया जाता है। नेक्स्ट आपका सपोर्ट एक्सट्रीमिटीज व्हेन प्रोवाइडिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ द आर्म और लेग। इसके अलावा जब भी हम पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, अदर एक्सरसाइज हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसकी जो अपर और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं ड्यूरिंग ROM एक्सरसाइज, तो पेशेंट को हमको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना है उसके एक्सट्रीमिटीज में। एंड
एक्सरसाइज शुड नॉट बी डन इमिडिएटली आफ्टर अ मील। इसके अलावा जो पेशेंट को हम आरओ में एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे वो आफ्टर मील हमको सडनली नहीं प्रोवाइड करना है, इसके बीच में हमारा गैप भी होना चाहिए। तो देखते हैं जो आरओ में एक्सरसाइज है उसमें हम पेशेंट का नेक एंड हेड की हम एक्सरसाइज कराते हैं। नेक एंड हेड रोटेशन एक्सरसाइज रिलीज प्रेशर फ्रॉम द ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ द हेड। पेशेंट जो हम नेक और हेड की जो एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट को, ये हमारे जो पेशेंट का जो नेक है और जो पेशेंट का जो ऑक्सीपिटल वाला एरिया है, यहाँ से जो प्रेशर है उसको रिलीज कराने में भी आपका हेल्प करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में भी, जो पेशेंट है उसको हम आपका हेड रोटेशन करने के लिए बोलते हैं। ओके, तो पेशेंट है हमारा साइड हेड को राइट और लेफ्ट साइड करके भी हमारा एक्सरसाइज कर सकता है, और पेशेंट को हम आपका हेड रोटेशन करने के लिए भी बोल सकते हैं, जिससे पेशेंट का जो सर्कुलेशन होता है नेक और आपका जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके ऑक्सीपिटल एरिया में वो आपका रिलीज हो सके। एंड दिस एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म्ड इन सिटिंग पोजिशन, एंड इफ पेशेंट हैव एनी सर्वाइकल इंजरी डू नॉट परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। पेशेंट जो आपका नेक और जो हेड की एक्सरसाइज होती है इसको हम पेशेंट को सिटिंग पोजिशन में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर पेशेंट की जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है या सर्वाइकल जो एरिया है वहाँ पर कोई इंजरी है, तो जो पेशेंट का जो नेक और हेड का एक्सरसाइज है इसको हमको परफॉर्म नहीं करना है, और हम ये चीज़ परफॉर्म करेंगे तो पेशेंट में और फर्दर इंजरी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है आपका एंकल मम्प एक्सरसाइज पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। इट हेल्प्स टू रिलीव प्रेशर फ्रॉम द हील्स। यानी जो एंकल मम्प एक्सरसाइज है इसके थ्रू हम जो पेशेंट के जो हील्स होते हैं यहाँ से प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं। जो एंकल मम्प एक्सरसाइज होता है इमेज में देख सकते हैं, इसमें जो पेशेंट का लेग है उसको आपका पहले स्ट्रेट करेंगे फिर उसका हम फ्लेक्स करेंगे। इसी को हमको 10 या 12 बार आपको कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहना है ताकि जो प्रेशर है यहाँ पर से वो आपका रिलीज हो सके। नेक्स्ट आपका नी राइज एक्सरसाइज। इट हेल्प्स टू रिलीव द प्रेशर फ्रॉम द बैक ऑफ द नी एंड हिल। इसके अलावा जो नी राइज एक्सरसाइज होती है ये हमारा जो पेशेंट का जो नी का बैक वाला एरिया होता है, जो लेग्स होते हैं और आपके जो हील वाला एरिया होता है, यहाँ से प्रेशर रिलीज करने में भी आपका हेल्प कर सकता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं एक पेशेंट हमारा लेटा हुआ है, एक पर्सन हमारा लेटा हुआ है जो एक्सरसाइज कर रहा है। वो हमारा वन लेग पहले अप कर रहा है, दूसरा हमारा स्ट्रेट कर रहा है। तो इस तरह से हमको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसके अलावा हम आपका इस पोजीशन में आपका साइकिलिंग परफॉर्म करवा के भी पेशेंट को एक्सरसाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका एल्बो एक्सरसाइज। बेंड द एल्बो so that lower arm moves towards the shoulder joints so that the pressure will be released from the elbow side। जैसे इसके अलावा हमारा पेशेंट को एल्बो एक्सरसाइज परफॉर्म किया जाता है, जिसमें जो पेशेंट के जो एल्बो होता है उसको बैंड करने के लिए हम बोलते हैं। इसके अलावा जो लोअर आर्म होता है उसको भी आपका शोल्डर के साथ आपका बैंड करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि जो आपका एल्बो साइड होता है और जो हैंड वाला एरिया होता है, जो प्रेशर पॉइंट होते हैं यहाँ पर को, तो उस प्रेशर को हम यहाँ से रिलीज कर सकें। तो जो एल्बो वाली एक्सरसाइज होती है इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, बिगिन विद योर आर्म आउट, पाम साइड ऑफ द हैंड फेसिंग अप। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको लेटरल साइड में हम हैंड को स्ट्रेट करने के लिए बोलेंगे। उसके अलावा जो आपका पेशेंट का जो पाम होगा उसको अप साइड में रखेंगे। एंड जो सेकंड स्टेप होगा, पेशेंट को हमको एल्बो को बैंड करने के लिए बोलना है, और जो पेशेंट का पाम होगा वो पेशेंट के फेस के साइड में रहेगा। और जो थर्ड स्टेप है इसमें क्या रहेगा, रोटेट द पाम ऑफ द योर हैंड आउटसाइड एंड बेंड योर रिस्ट सो दैट द फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवार्ड्स टू यू। ठीक है। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको जो पाम है उसको हमको रोटेट करने के लिए बोलना है, जिससे उसके जो फिंगर्स होते हैं वो पेशेंट के फेस को इंडिकेट करें। एंड जो फोर्थ स्टेप इसमें देखते हैं, ट्विस्ट योर रिस्ट सो दैट द पाम ऑफ योर हैंड इज नॉट फेसिंग अपवर्ड। इसके अलावा फोर्थ स्टेप में हम पेशेंट को जो पाम है उसको थोड़ा अप करने के लिए बोलेंगे, और एल्बो हमारे इसमें बैंड ही रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा फिफ्थ स्टेप होगा, व्हाइल योर रिस्ट इज रिमेन बैंड, स्ट्रेच आउट योर आर्म इनटू अ स्ट्रेट पोजीशन विद योर फिंगर्स बैंड टुवर्ड्स द फ्लोर। ठीक है। इसके अलावा जो फिफ्थ स्टेप होगा उसमें पेशेंट को हम हैंड को स्ट्रेट करने के लिए बोलेंगे, और जो पेशेंट का जो पाम होगा वो हमारा, और जो फिंगर्स होंगे वो आपके फ्लोर साइड में रहेंगे। इस टाइप से हमको जो एल्बो एक्सरसाइज होती है वो परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बैड सोर के बारे में। इन फर्स्ट स्टेज क्लीन विद प्लेन वाटर, एंड इन सेकंड स्टेज क्लीन विद द सलाइन एंड नॉर्मल सलाइन। ओके। जैसे जो हमारा फर्स्ट स्टेज का जो बैड सोर होगा तो इसमें जो स्किन है उसको हम प्लेन वाटर से क्लीन करेंगे, और जो सेकंड स्टेज का आपका बैड सोर होगा उसको हम आपका जो सलाइन या जो साल्ट वाटर है, जो हम नॉर्मल सलाइन जिसको बोलते हैं, इससे हम उसको क्लीन करेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट में न्यूट्रिशन बैलेंस भी मेंटेन करेंगे। इन दिस असिस्ट द पेशेंट नीड टू ईट इंडिपेंडेंटली
एंड आस्क द पेशेंट फॉर हिज और हर चॉइस फॉर फूड ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा हम पेशेंट की जो इंडिपेंडेंट जो पेशेंट खाना चाहता है उसकी नीड को हमको असेस करना है, और उसके जो फूड ऑफ चॉइस है उसको भी हमको असेस करना है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को भी देना है। और याद रखिएगा पेशेंट को हमको हेल्दी डाइट देनी है, पिज़्ज़ा अगर वगैरह नहीं देना है। चेक मेनली द एल्बुमिन एंड टोटल प्रोटीन काउंट इन द पेशेंट। इसके अलावा जो पेशेंट है उसमें हमको एल्बुमिन और जो टोटल प्रोटीन काउंट है उसको भी हमको चेक करना है। एंड टेक हाई प्रोटीन डाइट सच एज एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको हमको हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करनी है, जिससे जो आपके टिश्यू हैं वो रिपेयर हो सके। इसमें हम पेशेंट को एग प्रोवाइड कर सकते हैं, मिल्क और मिल्क जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक विटामिन एंड सप्लीमेंटेशन ऑल्सो टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी। इसके अलावा जो पेशेंट है, पेशेंट की जो स्किन इंटीग्रिटी है इसको मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट को विटामिन और आपके विटामिन जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोवाइड एंड इंक्रीज एडिक्वेटली डेली फ्लूइड इनटेक फॉर हाइड्रेशन मेंटेनेंस। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसमें जो फ्लूइड आपका डेली इनटेक होता है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, उसको बैलेंस करना है, ताकि जो पेशेंट का जो हाइड्रेशन स्टेटस होता है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोटीन डाइट। जो पेशेंट है उसमें हमको प्रोटीन डाइट इंक्रीज करना है, ताकि जो पेशेंट का जो टिश्यू रिपेयर है वो आपका अच्छे से हो। एंड प्रोवाइड विटामिन सी। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको हम विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को जो जिंक ऑक्साइड हमारा ऑइंटमेंट्स आते हैं उसको भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंक्रीज सर्कुलेशन बाय मसाज। इसके अलावा पेशेंट की जो बॉडी है, जो स्किन एरियाज होते हैं उनको मसाज करना है, ताकि जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। एंड हीट इज अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिकल बल्ब प्लेस फ्रॉम 45 to 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वुंड फॉर 10 मिनट्स। इसके अलावा पेशेंट में हम जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है इससे हीट के थ्रू आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये जब भी हम इलेक्ट्रिकल बल्ब से आपका हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल बल्ब रहेगा वो आपका 100 वाट का रहेगा, और जो आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब और जो वुंड है इसका जो डिस्टेंस रहता है वो आपका 45 से 60 सेंटीमीटर का रहेगा। और जैसे जो इसमें आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब से आपका जो हीट प्रोवाइड कराई जाएगी वो हम आपका पेशेंट को 10 मिनट के लिए प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका ड्रॉप ऑफ इंसुलिन फ्रॉम सिरिंज इफ पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस। जैसे मान लो कोई पेशेंट हमारा डायबिटिक है, डायबिटिक मेलाइटिस से आपका सफ़र कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट का जो वुंड होता है उसमें आपका सिरिंज की हेल्प से हम जो इंसुलिन होते हैं इसके ड्रॉप हम पुट कर सकते हैं। इन स्टेज 4 एंड इन स्टेज 3 डेब्रिडमेंट ऑफ वुंड प्रेशर अल्सर विथ ईस्चर। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको आपका स्टेज 3 का वुंड है या स्टेज 4 का वुंड है, तो उसमें जो आपका वुंड होता है इसका डेब्रिडमेंट किया जाता है। और इसके अलावा मान लो क्या है आपका जो प्रेशर अल्सर है, यानी वो आप उसमें आपका ईस्चर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो उसमें भी आपका हम उनका डेब्रिडमेंट करते हैं। देखते हैं, अब बात करते हैं वुंड डेब्रिडमेंट क्या है। द वुंड डेब्रिडमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डेड, डैमेज और इन्फेक्टेड टिश्यूज फ्रॉम द वुंड टू प्रमोट हीलिंग। जैसे जो आपका वुंड डेब्रिडमेंट होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो वुंड होता है उसमें आपके जो डेड सेल्स और टिश्यूज होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। इसके अलावा जो डैमेज और आपके इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं इसको भी वुंड से रिमूव किया जाता है, ताकि जो वुंड की जो हीलिंग होती है उसको हम प्रमोट कर सकें। एंड इट इज़ अ वाइटल स्टेप इन वुंड मैनेजमेंट and facilitating the growth of healthy tissues and preventing complications like infection and delayed healing। जैसे इसके अलावा जो आपका वुंड जो डेब्रिडमेंट है, यह आपका जो वुंड मैनेजमेंट है एक इसका वाइटल स्टेप रहता है। इसके अलावा जो आपका वुंड डेवलपमेंट होता है ये हमारे जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं उसके ग्रोथ को फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे प्रिवेंट करने में भी आपका हेल्प करता है। जैसे कि आपका मान लो कोई वुंड है और वो काफ़ी कंटिन्यूसली काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपका है, तो उसमें आपके इन्फेक्शन और आपकी जो हीलिंग है वो आपका डिले होने का चांसेस रहता है, तो इसको प्रमोट करने के लिए आपका वुंड डेब्रिडमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग प्रोटेक्ट सेलो अल्सर एंड मेंटेन एन अप्रोप्रिएट हीलिंग इन्वायरमेंट। जैसे इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसमें हम आपका हाइड्रोक्लोराइड जो ड्रेसिंग होती है वो पेशेंट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो आपका हाइड्रोक्लोराइड जो ड्रेसिंग होती है ये हमारा जो सेलो अल्सर होता है, यानी जो हमारा स्टेज जो सेकंड है, ठीक है, इसमें जो आपका स्किन का जो पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस हो रहा था उसमें हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो पेशेंट का जो हीलिंग इन्वायरमेंट है वो आपका अप्रोप्रिएट रहे।
नेक्स्ट आपका एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट इन्फेक्शन। इसके अलावा जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट में वुंड ड्रेसिंग भी करते हैं। इन दिस यूजिंग हाइड्रोजेल ड्रेसिंग, कैल्शियम एजिनेट ड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग और अदर ड्रेसिंग टू प्रमोट हीलिंग। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसमें जो पेशेंट है उसमें आपका हम हाइड्रोजो जेल ड्रेसिंग होती है वो हम पेशेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट में हमारा जो कैल्शियम एल्जिनेट जो ड्रेसिंग होती है वो भी अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा अदर ड्रेसिंग हम पेशेंट में अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो पेशेंट की हीलिंग है वो हमारी प्रमोट हो सके। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट है हाइड्रोजेल इम्प्रीजिनेटेड गॉज भी हम पेशेंट के जो वुंड होता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो पेशेंट की जो वुंड हीलिंग है वो प्रॉपर बने रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बेड सोर के बारे में, यानी जो हमारा बेड सोर डेवलप हो रहा है अगर ये ट्रीट नहीं हुआ तो उसके फर्दर हमारे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया हम पेशेंट में देख सकते हैं, इसमें देखने के लिए मिलता है। पेशेंट जो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है इसमें हमारी जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है 6 नंबर की उसमें हमारी इंजरी हो जाती है। और जब पेशेंट को ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है तो इसमें पेशेंट में सडन हमारा और जो सीवियर जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका कॉम्प्लिकेशन है वो आपका ब्लैडर डिस्टेंशन एंड पेशेंट में हमारे बोन इन्फेक्शन की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट में हमारा सेप्सिस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। और मान लो अगर जो बेड सोर है इसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया, ट्रीटमेंट टाइम से नहीं मिला तो पेशेंट में गैंग्रीन की कंडीशन भी आपका डेवलप हो सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट जो आपका बेड सोर वाला जो पेशेंट होता है इसके जो कॉम्प्लिकेशन गैंग्रीन डेवलप होता है इसमें आपका वेट गैंग्रीन पेशेंट में ज़्यादा डेवलप होगा। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.